ओके जी। तो हमारे पास ये दो कंपनीज मौजूद हैं, कंपनी पी एंड कंपनी एस। पी स्टैंड्स फॉर पेरेंट कंपनी एंड एस स्टैंड्स फॉर सब्सिडरी कंपनी। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें प्रिपेयर करनी है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके। अगर हम इस पूरे प्रोसेस को जिस तरीके से हमने देखा था, हम अगर इसको बिल्कुल एक स्टैंडर्ड वाइज काम करें तो सबसे पहले स्टेप में मेरे लिए बेहतर ये है कि मैं ये मालूम कर लूँ कि कि कम कि कंप्यूट कर लूँ, कंप्यूट पेरेंट कंपनी इंटरेस्ट इन एस, के पी का एस में कितना इंटरेस्ट है। तो ये हमने देख लिया कि हमारे पास जो टोटल जो कॉमन स्टॉक्स थे, यानी कि मैं अगर यहाँ पे करूँ कि जी नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक्स इन एस, वो हमारे पास कितने थे? 50,000। और हमने कितने एक्वायर किए हैं? एक्वायर्ड बाय पी, वो कितने एक्वायर किए हैं? 40,000। हमने जिस तरीके से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 40,000। इट्स मीन हमारी जो परसेंट होल्डिंग्स हैं वो कितनी आ गई? मैं अगर सिंपली इसको 40,000 को डिवाइड कर दूं 50,000 से, तो ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास जो पोजीशन है ये परसेंटेज में आ गई, विच इज 80%। ठीक है, पहला मेरा मसला हल हो गया कि मैंने परसेंटेज मालूम कर ली। सेकंड स्टेप में मैं ये मालूम कर लेता हूं कि नेट वर्थ ऑफ एस एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। मैं ये मालूम कर लेता हूं कि एक्विजिशन के टाइम पे एस की नेट वर्थ कितनी थी। ठीक है, अच्छा, जब एस को खरीदा जा रहा था तो एस की सिचुएशन क्या थी? एस के सबसे पहले जो कॉमन स्टॉक्स थे वो तो जाहिर है यही होंगे, 1 लाख। लेकिन जब एस को खरीदा जा रहा था उस वक्त जो एस की रिटेन अर्निंग है वो 2,40,000 नहीं थी, बल्कि वो 1,90,000 थी। ठीक है, इसका मतलब है एस की जो नेटवर्थ टोटल कितनी थी एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन? वो तकरीबन 290,000 थी। ठीक है, अब 290,000 में एक्वायर्ड बाय पी, हमने जो कि कितना एक्वायर किया? 80%। तो अब मैं कह सकूंगा कि नेटवर्थ एक्वायर्ड बाय पी वो कितनी हो गई? वो हो गई 290 का 80%, यानी कि 232,000। ठीक है, हमने इतनी नेटवर्थ इसकी एक्वायर कर ली है। स्टेप 3 के अंदर आपको याद होगा हमने अब क्या मालूम करना है? वी आर प्लानिंग टू फाइंड आउट गुडविल। जी, अब गुडविल का क्या स्टेटस आया? गुडविल का स्टेटस आया जी कंसिडरेशन बाय पी। पी ने कितने पैसे दिए थे इन्वेस्टमेंट के लिए? ये अमाउंट लिखी हुई है 3 लाख रुपए। ठीक है, इसके बदले में जो हमारी जो नेटवर्थ आई है वो बेसिकली कितनी आई है? 2,32,000 रुपए। तो अगर यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर लूँ, सॉरी माइनस कर लूँ, तो ये मेरे पास अमाउंट आ गई अप्रोक्सीमेटली 68,000। सो दिस इज व्हाट, दिस इज गुडविल। ठीक हो गया जी, स्टेप 3 तक मैंने सारा कुछ कर लिया है। स्टेप 4। जी 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 जी, तो 2,90,000 ही आई है। जी जी
जी जी वो इसलिए ना देखें कि नेटवर्थ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन जो थी एस की, वो थी कितनी, 2,90,000, है ना। यहां तक तो कोई एतराज नहीं ना आपको। अब इससे अगली बात क्या है, इससे अगली बात ये है कि पी ने खरीदी कितनी है, पी ने 80% शेयर लिए हैं। तो अब 2,90,000 का 80% लिया है, 2,32,000 रुपए। और ये 80% जो 2,32,000 का लिया है, ये कितने का खरीदा है, 3 लाख रुपए का। है ना, इसलिए ऐसे लिखा गया है। ठीक है, बाकी ये जो स्टेप्स है ना, ये तो ज़्यादा मैं अपनी थोड़ा सा प्लानिंग के साथ आगे पीछे कर रहा हूँ ना। आई एम, ठीक है ना, मैं इसको बस वैसे ही किए जा रहा हूँ। गॉट इट। अच्छा जी, इससे जो अगला मसला आ गया, यस, स्टेप 4। अब स्टेप 4 का क्या स्टेटस है कि मैं निकाल लेता हूँ रिटेन्ड अर्निंग, या मैं लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूँ कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग। ओके, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग। अब देखें ये कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग में कौन सी आ गई, दोनों आ गई। सबसे पहले आ गई रिटेन अर्निंग ऑफ पी, और दूसरी कौन सी आ गई, रिटेन अर्निंग ऑफ एस। सबसे पहले देखिए पी की रिटेन अर्निंग कितनी है, बड़ी क्लियर, ये मुझे डायरेक्ट 5 लाख रुपए मुझे नजर आ रही है, पी की है। एस की कितनी है, देखिए एस की है 2,40,000। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो 2,40,000 है, इस ये जब मैंने इसको खरीदा था उस टाइम मैंने 1,90,000 के हिसाब से खरीदा था। यानी कि जब मैंने कंपनी को एक्वायर किया उस वक्त इसकी रिटेन अर्निंग थी 1,90,000। आज कितनी है, 2,40,000। तो 1,90,000 से 2,40,000 तक का जो सफर है, वो वाला सफर है जो कि मेरा सफर है। उससे पहले की तो पेमेंट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो 1,90,000 से 2,40,000 तक का जो सफर है, जिसमें 50,000 की प्रॉफिट कमाया है मजीद कंपनी ने, उस 50,000 की प्रॉफिट में मेरा हिस्सा कितना है, 80%। ठीक है, तो 40,000 मेरे हिस्से में आता है यहाँ पे। यानी कि मैंने किया क्या, मैंने लिखा 2,40,000 माइनस 1,90,000 मल्टीप्लाई बाय 80%। तो इस तरह ये जो अमाउंट है ये पूरी 40 लाख बनी। और अब अगर मैं इन दोनों को जमा कर लूं तो मुझे ये पता चला कि जो रिटेन अर्निंग की फिगर है मेरी, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग की, वो कितनी हो गई, वो हो गई जी 5,40,000 रुपए। ठीक हो गया नहीं। और आखिरी चीज जो है, आखिरी स्टेप, यहां तक पहुंच के आखिरी स्टेप है, उसका ताल्लुक किस चीज के साथ था, उसका ताल्लुक था नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, उसका ताल्लुक था नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के साथ। अब आप अगर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को देखें तो मुझे बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि मैं ये कह सकता हूं कि जी नेट वर्थ ऑफ एस ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन, अभी जो कंसोलिडेशन हो रही है उस दिन जो इनकी नेटवर्थ है वो असल में कितनी है, वो आप अगर देखें तो है 1,40,000 जमा, सॉरी 1,00,000 जमा 2,40,000, 3,40,000। ठीक है, और एनसीआई वैसे है कितना, एनसीआई मुझे पता है 20% है। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ एनसीआई कितनी होगी, 3,40,000 रुपए ये आई ना। तो ये जो दोनों फिगर है, लफ्ज क्या लिखा हुआ है, नेट वर्थ ऑफ एस, के एस की नेटवर्थ कितनी है ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन, जिस दिन हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं। तो कंसोलिडेशन तो हम आज कर रहे हैं ना। ठीक है, लेट सपोज मैं अगर इसको यहाँ पे लिखूँ कि कंसोलिडेशन अब मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ दिसंबर 31 फर्ज कर लें 2018। ठीक है जी, और अगर मैं इसको मजीद क्लियर कर लूँ कि पी एक्वायर्ड 40,000 शेयर्स ऑफ एस लेट सपोज ऑन जनवरी 1, 2018।
व्हेन इट्स रिटेन अर्निंग वाज 190,000। ठीक हो गया जी। तो ये मेरे पास सारी की सारी चीजें आ गई, 5 की 5 चीजें। अब मैं इसका बना लेता हूं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया जी कंसोलिडेटेड। ठीक है, यही जो पोजीशन थी इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। अब देखें जरा क्या हुआ। सबसे पहले पीपीई दोनों के जमा हो गए, कोई मुझे टेंशन की बात नहीं है अभी यहाँ तक। इन्वेस्टमेंट इन एस, इन्वेस्टमेंट और ये आपस में कैंसिल होकर किसको हम हैंडल कर लेते हैं, गुडविल को। इसका मतलब है कि ना इन्वेस्टमेंट की जगह जो नाम आ जाएगा वो आ जाएगा गुडविल का। ठीक है, तो गुडविल की फिगर कितनी आ जाएगी जी? 68,000। 68,000 ये वाली फिगर है ना, ये है ना? जी बिल्कुल, हाँ यार गुडविल निकाली है ना। अच्छा, इन्वेंट्री की फिगर बिल्कुल उसी स्टाइल में, इन्वेंट्री की फिगर, अकाउंट रिसीवेबल की फिगर बिल्कुल उसी स्टाइल में, अकाउंट रिसीवेबल की फिगर, कैश की फिगर उसी स्टाइल में, कैश की फिगर, सारों को मैंने जमा कर दिया और मैंने यहाँ पे इसका टोटल ले लिया। तो ये भी मेरे पास कोई 3.74 वगैरह की फिगर आ गई है मेरे ना पास। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या हुआ? ओके जी, अब आप अगर देखें तो कॉमन स्टॉक में ज़्यादा इसका तो काम निकल गया, ये आ गया। रिटेन अर्निंग ऑफ कंसोलिडेशन ये मैंने निकाल ली थी ऑलरेडी, कितनी थी? 5,40,000 ये आ गई। रिवेल्युएशन रिजर्व एज इट इज आ जाएगा, ज़ाहिर है इसका कोई रोल नहीं है। अकाउंट पेएबल दोबारा वही वाला काम होगा कि दोनों की फिगर को जमा करेंगे तो अकाउंट पेएबल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, टैक्स पेएबल की फिगर भी ऐसी आ जाएगी। सिर्फ एक फिगर रह गई और वो फिगर कौन सी है? उस फिगर का ताल्लुक है जी हमारा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, ये वही वाली फिगर है जो कि नई है। और नॉन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की फिगर मैंने अभी निकाली थी, ये आ गई जिसकी 68,000। ठीक है, तो अगर मैं दोबारा यही वाला बेसिकली इस सारी फिगर्स को जमा कर लूं तो दिस इज द फिगर एंड देयर इज अ डिफरेंस ऑफ, सॉरी ये डिफरेंस इसलिए आया है कि इसको मैंने जमा नहीं किया हुआ इसके साथ। ओके जी, एंड नाउ देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। मेरा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रेडी। हमारे पास दो अदर तरीके होते हैं कंसोलिडेशन को करने के। एक तरीकेकार हमारे पास ये होता है कि हम कंसोलिडेशन में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट मसला है वो ये है कि आपने नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैसे निकालना है। तो एक तरीकेकार ये कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हम निकाल सकेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स। दूसरा दूसरा तरीकेकार ये कि हम कंसोलिडेशन कर सकेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स, कि आप फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स की बुनियाद पे कर लें। ये जो मैंने मेथड अभी सॉल्व किया था ना, ये मैंने मेथड सॉल्व किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स। ठीक है, कि मैंने किया क्या था, मैंने कहा कि यार एस का टोटल नेट एसेट्स कितने हैं, मैंने कहा 3,40,000 है। और साथ ही मैंने कहा जी क्योंकि 20% एनसीआई है तो मैंने इसका 20% लिया, मेरे पास नेट वैल्यू ऑफ एसेट आ गई। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट है फेयर वैल्यू की बुनियाद पर। फेयर वैल्यू का क्या मतलब है? फेयर वैल्यू का मतलब है कि देखें, मिसाल के तौर पर आप अगर इसी सवाल को अगर अगर देख लें कि एस की नेटवर्थ आपके पास कितनी है इस वक्त, एस की नेटवर्थ है 3,40,000 है ना टोटल। और इस 3,40,000 के अगेंस्ट नेट एस के शेयर्स कितने हैं? वो है 50,000 शेयर्स। ठीक है, अब फर्ज करें कि हर शेयर की कीमत अगर 4 रुपए हो,
इस सिचुएशन में इसकी वैल्यू कितनी बन गई? वैल्यू बन गई 50,000 ज़रब 4, 2 लाख रुपए। तो मैं कहूंगा कि इसकी बुक वैल्यू तो 3,40,000 है, लेकिन इसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपए है। इसी तरीके से अगर फर्ज करें शेयर की कीमत 4 के बजाय 8 रुपए हो, तो अब मैं क्या बोलूंगा कि इस कंपनी की जो फेयर वैल्यू है इस कंपनी की वो कितनी है? वो 4 लाख रुपए, यानी कि 50,000 मल्टीप्लाई बाय 8। तो मैं कहूंगा इस कंपनी के शेयर की जो कीमत है वो कितनी है? 4 लाख रुपए। फेयर वैल्यू उसके एसेट की 4 लाख रुपए। तो एनसीआई निकालने के दो अदर तरीके होते हैं। एक तरीकेकार होता है कि आप नेट एसेट्स की बुनियाद पर निकाल लें, दूसरा तरीकेकार होता है कि आप फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स की बुनियाद पे इसकी वैल्यू निकाल लें। ठीक है जी। अब हम एक काम करते हैं, अब हम इस दूसरे मेथड की मदद से भी अपने एसेट्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उससे पहले हम एक और चीज देख लेते हैं, और उस चीज का ताल्लुक किसके साथ है? उस चीज का ताल्लुक है कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट के साथ। कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट। अच्छा देखिए, कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? बेसिकली कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। मिसाल के तौर पर मेरे सामने अगर वही दो कंपनीज है पी, एक की सेल्स है फर्ज करें 5 लाख रुपए और दूसरे की सेल है 1,20,000 रुपए। एक की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है फर्ज कर लें 2 लाख रुपए, और दूसरे की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है फर्ज कर लें 70,000 रुपए। जीपी निकाल लिया मैंने, दिस इज जीपी। ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फर्ज कर लें 1,20,000 और 20,000। तो इनकम बिफोर टैक्स आ गई मेरे पास, दिस एंड दिस। ठीक है। फर्ज कर लें मैं ये कहता हूँ जी कि चलो छोड़े, टैक्स की फिगर आ गई जी, फर्ज कर लें 50,000 रुपये और फर्ज कर लें 10,000 रुपये। तो ये मेरे पास जी आ गई अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस दिस एंड माइनस दिस। ठीक है। और फर्ज कर लें पी ने एस के 80% शेयर खरीदे हुए। ठीक है। इनकम स्टेटमेंट को कंसोलिडेट करना बहुत आसान काम है, कोई इसके अंदर हमें सीरियस मसला नहीं पड़ता। क्या तरीक़ेकार है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितनी कंसोलिडेशन हुई है आपने बड़े आराम से उन दोनों फिगर्स का टोटल ले लेना है। ठीक है। ये मेरे पास कंसोलिडेटेड सेल्स आ गई, इसके साथ मेरे पास कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई, कंसोलिडेटेड एक्सपेंसेस आ गए, कंसोलिडेटेड टैक्स आ गया। ठीक है। इसको मैंने इसमें से माइनस कर लिया, ये वाली फिगर आ गई मेरे पास, एक्सपेंस माइनस कर लिया, ये वाली फिगर आ गई, और 2,10,000 में 60 माइनस कर लिया, ये मेरे पास फिगर आ गई अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है। तो कंसोलिडेशन इज वेरी वेरी सिंपल, आपने सिंपली दोनों को जमा करना है। आखिर में अब आपने सिर्फ ये करना है कि यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू। अब आप बताएंगे कि इसमें से पेरेंट कंपनी को कितने एट्रीब्यूट हो रहे हैं, और आप बताएंगे कि जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है उसको कितना प्रॉफिट एट्रीब्यूट हो रहा है। उसका देखिए सिंपल सा तरीकेकार क्या है। ये तो आपको बात बड़ी क्लियर सी नजर आ गई है कि एस के इनकम कितनी है? 20,000। ठीक है। और एस का 80% किसका है? पी का। तो नॉन कंट्रोलिंग एस का कितना है? 20%।
इसका मतलब है कि जो भी कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है उसमें हुआ क्या, 20,000 ज़रब 20%, यानी कि यहां पर जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है वो कितना आ गया, वो आ गया 4,000। तो अगर नॉन कंट्रोलिंग 4,000 है और कंसोलिडेटेड इनकम जो है वो 1,50,000 है, इसका मतलब क्या हो गया, 1,50,000 माइनस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, बाकी जो 1,46,000 रुपये वो किसका है, वो पेरेंट कंपनी का है। ठीक हो गया जी, कोई मसला तो नहीं है। मैंने कहा कि बाकी तो इनकम स्टेटमेंट की कंसोलिडेशन बिल्कुल सिंपल है, सीधा सीधा हमें जमा करना होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा केस हो जिसके अंदर जब मैंने कंसोलिडेशन कर ली, कंसोलिडेशन करने के बाद जितना प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में से मैंने फिर पेरेंट और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को सेपरेट सेपरेट करना है। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालने का सिंपल तरीकाकार क्या है कि एस में से देख लो कि नॉन कंट्रोलिंग कितना बनता है। तो 20,000 का 20% नॉन कंट्रोलिंग है तो 4,000 हो गया। अब मुझे पता है क्योंकि कंसोलिडेटेड पूरा 1,50,000 का था, तो 1,50,000 में से 40 निकल गए, तो 1,46,000 किसका आ गया, पेरेंट कंपनी का। ठीक हो गया जी। अच्छा। हम्म। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि जिंदगी इतनी आसान तो है नहीं जितनी नजर आती है। प्रॉब्लम उस वक्त पड़ जाती है जिस वक्त इंट्रा कंपनी सेल्स हो रही हो तो, या इंट्रा कंपनी ट्रांजेक्शन हो रही हो तो उस वक्त प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। मिसाल के तौर पर फर्ज कर लें कि पी ने एस को सेल्स की, ठीक है, पी सोल्ड ₹100,000 टू एस, या थोड़ा कर लेते हैं 50,000 कर लेते हैं, ठीक है ना। पी ने 50,000 रुपए की चीजें एस को बेची हैं, ठीक है, और जो पी ने 50,000 की चीजें जो एस को बेची हैं उनकी जो पी को कॉस्ट थी वो उसके लिए थी 40,000 रुपए की। इसका मतलब है पी ने कुछ सामान खरीदा था 40,000 रुपए का और पी ने वो सामान 50,000 रुपए का एस को बेच दिया है, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, इसका मतलब हुआ ये है कि वो जो 50,000 रुपए है वो पी की सेल्स में लिखा हुआ है ना, वो कहाँ लिखा हुआ है, पी की सेल्स में। इसका मतलब है मुझे अब चाहिए क्या, मुझे चाहिए ये कि मैं इस पी की सेल्स में से वो 50,000 रुपये माइनस करूं, पहली बात ये चाहिए। दूसरा मसला ये है कि वो जो पी की सेल्स में जो लिखा हुआ है, जब पी ने उसको सेल किया था तो पी ने क्या एंट्री की होगी, पी ने ऐसे एंट्री की होगी, कैश डेबिट टू सेल्स क्रेडिट, है ना। नजर आ रहा है आप लोगों को। ये किया, और इसके मुकाबले में जो एस था उसने क्या सेल की होगी, उसने यूं सेल की होगी, इन्वेंट्री डेबिट टू कैश क्रेडिट, है ना। इसका मतलब है जो सामान पी की सेल में पड़ा हुआ है वो सामान एस की कहां पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री के अंदर, और इन्वेंट्री किधर पड़ी होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जिस तरीके से अगर यहां पे फर्ज करें सेल्स की फिगर उसने लिखी है ना,
50,000। तो ये यहां पर जो ना इन्वेंट्री की फिगर है उसके अंदर भी 50,000 पड़ा हुआ है। सही कह रहा हूं ना मैं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अब करना ये पड़ेगा कि मैं इस फिगर में से 50,000 माइनस करूं सेल में से, और उसके बाद इसमें से भी मैं 50,000 रुपए माइनस करूं। ठीक हो गया जी? सबसे पहला मसला सबसे पहला मसला ये है कि मुझे इन दोनों में से ये फिगर्स को माइनस करना है, फिर ये मेरा हिसाब किताब सीधा होगा। ठीक है। अगली बात, फर्ज करें, अगर तो फर्ज करें इसी तरह हुआ है, बिल्कुल इस तरह कि पी ने बेचा एस को और एस ने भी वो अमाउंट आगे बेच दी, फिर तो कहानी खत्म हो गई, फिर तो सुकून हो गया हमें। फर्ज करें कि जो सामान एस के पास आया था ना 50,000 रुपए का, एस ने उस 50,000 रुपए के सामान में से फर्ज करें 25,000 रुपए का सामान बेच दिया है और 25,000 रुपए का सामान स्टिल एट एस मौजूद है। यानी कि जो 50,000 रुपए का सामान खरीदा था उसने, वो 50,000 रुपए का सामान में आधा बिक गया और आधा अभी भी मौजूद है। ठीक है, आगे बात समझ? अच्छा, अब यहाँ प्लीज जरा थोड़ा सा गौर करें, मुझे अंदाजा है ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा गौर करिएगा फिर सही हो जाएगा। फर्ज करें ये खरीदा क्या था, फर्ज करें कि ये जो था ना, ये हमने सिंपल हमने 2 टीवी खरीदे थे। ठीक है, यानी कि पी ने 2 टीवी एस को बेचे थे, 25,000 रुपए का एक टीवी। ठीक है, एस ने आगे एक टीवी बेच दिया और एक टीवी अभी एस के पास पड़ा हुआ है। अब आप गौर करें कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि एक तरफ पी है और एक तरफ एस है। अब फर्ज करें पी के स्टॉक में भी एक ही टीवी पड़ा हुआ है, तो पी के स्टॉक में जो एक टीवी रखा हुआ है उसकी क्या क्या कीमत लिखी हुई होगी वहां पे? कोई बताएगा मुझे? नहीं, 20,000। आप अगर गौर करें 40 के दो तो टीवी बेचे थे ना पी ने। हाँ, तो पी के पास जो टीवी पड़ा हुआ है उसकी कीमत लिखी हुई है 20,000, और एस के पास जो टीवी पड़ा हुआ है उसके पास कौन सी कीमत लिखी हुई है? 25। क्या ये सही है या क्या ये गलत है? ये गलत है ना? इसका मतलब एस को चाहिए कि वो किसी तरह इस 25 को 20 पे लेकर आए, क्योंकि ये जो 5,000 है ना बीच में, दिस इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। दिस इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये जो फिगर है ना 5,000 रुपए की, दिस इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है, इस 5,000 रुपए को हैंडल करने के लिए हम करेंगे ये कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम जो अनरियलाइज प्रॉफिट है उसको जमा कर देंगे। ठीक है, अनरियलाइज प्रॉफिट को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जमा कर देंगे। वेरी गुड क्वेश्चन। कंसोलिडेशन करता कौन है, एस करता है या पी करती है? पी। तो पी को तो पता है ना, तो ये पी कर रही है। ठीक है ना? आपका सवाल बेसिकली ये भी होना चाहिए था कि सर जमा कर कर क्यों रहे हैं, माइनस क्यों नहीं कर रहे? है ना? देखें क्यों नहीं कर रहे, ये देखें जरा। फर्ज करें एक सवाल होता एस में कि ओपनिंग बैलेंस था 1,00,000 रुपए, परचेजेस की फर्ज करें 5,00,000 रुपए की,
और क्लोजिंग बैलेंस मौजूद है कितने का, 25,000 का। तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या बनती है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, 5,75,000 रुपए, है ना। अभी अगर फर्ज करें कि मुझे ये करना हो कि यार ये क्लोजिंग बैलेंस जो है ये 25 नहीं होना चाहिए, बल्कि ये कितना होना चाहिए, ये 20 होना चाहिए, तो फिर क्या होता है, 20 की मौजूदगी में देखें ये 5,75,000 से 5,80,000 हो जाता है। अगर 25 से मैं 20 पे लेके जाऊं तो असल में मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 5,000 रुपए का इजाफा हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है मुझे अगर इस 25 को 20 पे लेके जाना है एस वाले को, तो मुझे अपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में 5,000 रुपए जमा करना पड़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 5,000 रुपए जमा किए। आगे बात समझ। अनरियलाइज प्रॉफिट, यस। अगर फर्ज करें कि ये सारा सामान बिक गया होता, फिर ना मुझे इसको जमा करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए फिर तो वो रियलाइज हो गया होता ना। है ना। अभी प्रॉब्लम ये है कि मेरा ही सामान है, लेकिन मेरा सामान किसी दूसरी कंपनी के गोडाउन में पड़ा हुआ है, तो मैं उस पर प्रॉफिट तो रिकॉर्ड नहीं कर सकता ना, है ना। ओके। इसी तरीके से मैं एक और फर्ज करें एग्जांपल इसके अंदर शामिल कर लेता हूं। फर्ज करें मैं यहां पे कहता हूं जी कि डिविडेंड इनकम फ्रॉम एस। फर्ज करें इस ना कंपनी को डिविडेंड इनकम भी मिली है एस से। ठीक है, अब देखिए पी की तो डिविडेंड इनकम है, लेकिन जब मैं कंसोलिडेट कर रहा हूं तो क्या ये हो सकता है कि मेरी एक जेब मेरी दूसरी जेब को इनकम दे रही हो, नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो जो इंट्रा कंपनी सेल होंगी वो यहाँ पर, जो जो इंट्रा कंपनी आइटम है वो यहाँ पर हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए देखें होगा क्या, होगा ये कि वैसे तो पी की इनकम है 1,90,000। मैं ये मैं ये कह रहा हूँ फर्ज करें जो डिविडेंड इनकम है एस को जो मिली है, पी को जो मिली है, वो हुआ ये कि एस कंपनी ने ना अपने डिविडेंड इशू किए, तो एस कंपनी के जो डिविडेंड थे वो फिर पी को डिविडेंड की शक्ल में इनकम मिल गई। ठीक है, अब वो जो इनकम है वो पी की इनकम स्टेटमेंट में तो शो हो रही है, लेकिन जब आप कंसोलिडेट कर रहे हैं तो आपको याद है कंसोलिडेशन में हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि जो इंट्रा कंपनी आइटम्स थे वो हमने एक दूसरे के साथ कैंसिल किए थे, तो बिल्कुल उसी स्टाइल में हमने इसको डिविडेंड इनकम को एक दूसरे के साथ कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो जब कैंसिल किया तो जब हमने कंसोलिडेट किया है, तो फिर हमने ऐसी कोई इनकम को अपने पास शो नहीं किया, नोट ही नहीं किया। यस बिल्कुल, नोट ही नहीं किया हमने उसको। ठीक है, तो इसका मतलब है इस किस्म की जो इंट्रा कंपनी आइटम्स है ना, कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट है, आपने उसको इस तरह डील करना है, सेल्स को कैंसिल करना है, अगर कोई अनरियलाइज प्रॉफिट है उसको हैंडल करना है, और यहां से आपने किसी भी ऐसी चीज को जो कि एक दूसरे के साथ इंट्रा कंपनी आइटम है उसको भी हैंडल नहीं करना। अब अगर दोबारा आप इस सवाल को देखें, अब दोबारा देखें आपके पास सिचुएशन क्या बनती है। ठीक है, अब आपका जो प्रॉफिट है वो क्या आया, यही आया, इसमें से आपने 1 मिनट, आपने 5,000 रुपये कर दिए थे ना, कर दिया आपने 5,000 रुपये, तो 3,45,000 हो गया, एक्सपेंस इतना है, ये इतना है, तो दिस हो गया। ठीक है, 2,40,000 जमा 30 सही हो गया, ये भी सही हो गया, और ये फिगर इससे माइनस होके 1,45,000 आ गई। ये पहले भी 1,45,000 ही थी ना, किसी को याद।
अच्छा 1,50,000, वही मैं कह रहा हूँ, सेम कैसे रही। ठीक है, तो यहाँ पे अब बिल्कुल उसी तरीके से कंसोलिडेटेड आपकी, पहले आपने नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को निकाल लिया, जब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को आपने निकाल लिया, उसके बाद फिर आपने उसमें से माइनस किया, तो आपके पास पेरेंट कंपनी की पोजीशन आ गई। ठीक हो गया जी। सो दिस इज द आइडिया ऑफ कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट, कि आप कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट इस तरीके से करते हैं। ठीक है जी। अब हम जरा इसका एक सवाल सॉल्व करते हैं बाकायदा। अच्छा, ये सवाल देखिए किस तरीके से, कि आपके पास दो कंपनीज है पी एंड एस। पी स्टैंड्स फॉर पेरेंट कंपनी एंड एस स्टैंड्स फॉर सब्सिडरी कंपनी। दोनों के अपने अपने रेवेन्यूज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिए हुए। उसके बाद एक और लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, कि आपको रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी पे गेन हुआ है, उसकी अमाउंट लिखी हुई है, एंड कम्प्रीहेंसिव इनकम लिखी हुई है। इसके नीचे इसी कंपनी की आपके पास फिर बैलेंस शीट मौजूद है। ठीक है, अब बैलेंस शीट किस तरीके से है, कि आपके पास ये जो पीपीई है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये लिखे हुए हैं। उसके बाद आपके सॉरी उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन एस की अमाउंट लिखी हुई है, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, कैश, ये दोनों के अपने अपने टोटल आ गए। इस तरह ये दूसरी साइड आ गई आपकी पूरी की पूरी, कॉमन स्टॉक्स, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस, अकाउंट पेएबल, टैक्स पेएबल, ये आपके पास इसका भी मसला हल हो गया है। ठीक है, अब देखें सवाल को वो कैसे चला रहा है। सबसे पहले उसने आपको डायरेक्टली बता दिया कि P एक्वायर्ड 80% ऑफ S, कि P ने S का 80% एक्वायर किया है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन रिटेन अर्निंग ऑफ S वाज 190,000। ठीक है, कि जिस दिन उसको एक्वायर किया है उस दिन जो S की वैल्यू थी वो 190 थी। ये बिल्कुल वही वाला सवाल है जो मैंने पहले आपके सामने ये वाला सॉल्व किया था। ठीक है, ये वही वाला सवाल है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अच्छा, सिर्फ मैं अब मेथड को चेंज करूंगा, मैंने इसीलिए वो वाला सवाल पहले वैसे सॉल्व कर लिया था। अच्छा, अब वो कहते हैं कि ऑन दिसंबर 31 कंपनी पी सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80,000 फॉर 100,000। पी ने 80,000 रुपए का जो सामान था वो 1 लाख रुपए का बेचा, किसको? एस को, और इनवाइस भेज दी उसको। इनवाइस का मतलब है बिल भेज दिया। आगे क्या लिखा हुआ है, एस रिसीव्ड गुड्स ऑन जनवरी 2 2019। एस को वो सामान कब मिला है? एस को सामान मिला है 2 जनवरी 2019 को, यानी कि साल खत्म होने के बाद मिला है, और उसके बाद उन्होंने उसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है। ठीक है, आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि जिस दिन आपने ये शेयर खरीदे थे, 80% जिस दिन आपने शेयर खरीदे थे, उस दिन जो रिमेनिंग 20% शेयर थे ना एस के, उनकी वैल्यू कितनी थी मार्केट में? फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज 60,000। ठीक है, आपको वो दोनों कॉन्सेप्ट याद है? पहला मैंने लिखा था नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बुक वैल्यू पे, अब हम बात कर रहे हैं किस पे? फेयर वैल्यू के ऊपर, कि जिस दिन मैंने शेयर खरीदे थे ना 80%, उस दिन जो रिमेनिंग 20% थे उनकी मार्केट वैल्यू जो थी वो 60,000 थी। ठीक है, अब मैंने बनानी है इसके अंदर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखें जरा सिचुएशन क्या होनी चाहिए। ये सबसे पहला मसला सेल्स का, आपको सेल्स का पता चल चुका है कि हमें करना क्या होता है, जितनी सेल्स है उनको माइनस कर लेते हैं। तो मैंने एग्जैक्टली वही वाला काम किया, मैंने दोनों पी एंड एस को जमा किया और 100 को माइनस कर लिया। ये बेसिकली 3 जीरो उड़े हुए हैं सब में से। ठीक है, तो मैंने 100 को माइनस कर लिया। उससे अगली बात, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या हुआ कि मैंने 100 को माइनस किया। अब देखें इस सवाल में इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपने ये सामान बेचा था पी ने दिसंबर 31 2018 को, और वो सामान एस को मिला जनवरी 2 को। इसका मतलब है
सारे का सारा सामान एस के पास ही मौजूद है, एस अभी कुछ नहीं बेच सका। तो चूंकि एस कुछ नहीं बेच सका, इसलिए ये पूरे का पूरा जो 20,000 है, ये सारे का सारा क्या हो गया, ये सारे का सारा अनरियलाइज प्रॉफिट हो गया। तो ये जितना अनरियलाइज प्रॉफिट है सारे का सारा मैंने ऐड बैक कर दिया उसके अंदर। गॉट इट? कोई मसला तो नहीं है? ओके। उसके बाद बड़े सिंपल सा हिसाब किताब है, बड़े आराम से मेरे पास वही एक्सपेंसेस सारे आ गए, बाकी कोई चेंज नहीं हुई इसके अंदर। अब देखिए वही वाला मसला, प्रॉफिट मेरे पास कितना मौजूद है, 305। ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने देखा कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना बनता है। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 20% है। इसका मतलब है 55 रुपए की जो इनकम है या 55,000 की जो इनकम है, उस 55,000 की इनकम में से 20% किसका है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का। तो मैंने 55 को 20% से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ गया प्रॉफिट में से। टोटल प्रॉफिट कितने हैं कंसोलिडेटेड, 325। तो 325 में से 11 निकाला तो मेरे पास 294 आ गया। एक बात आप याद रखिएगा, अब वो टोटल होके नहीं आ रहा, 290 प्लस 55 टोटल होके 325 नहीं आता। अब मैंने 325 पे फोकस करना है, क्योंकि 325 इज माई कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट या कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है। तो 325 माइनस इसमें से 11 निकाल दिया, तो बाकी सारा क्या आ गया, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट। अगली बात, ये मैंने निकाला था अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से। अब मैं निकालता हूं कंप्रीहेंसिव इनकम में से। कंप्रीहेंसिव इनकम की क्या सिचुएशन है, कंप्रीहेंसिव इनकम की भी यही वाली सिचुएशन है कि 55 में से 20 आ गया नॉन कंट्रीब्यूटिंग का, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का, और 325 में से 11 माइनस किया तो फिगर कितनी आ गई, 314। ये मैं थोड़ा सा गलत बोल गया था, ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये है 305। तो 11 में से 305 में से 11 निकाला था, तब ये 294 आया था। ठीक है, अच्छा एक मसला ये हल हो गया। अब देखें दूसरा मसला। अब यहां पर जो सबसे बड़ा मसला है ना, आपने अब यहां पे पहले फोकस करना है, प्लीज इसको देखें। अब मैंने गुडविल कैसे निकालनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझने वाली। स्टेप 1 मुझे ऑलरेडी पता है 80% शेयर है। अब मैंने गुडविल निकालनी है। देखिए गुडविल कैसे आई, गुडविल ऐसे आई कि मैंने शेयर्स खरीदने के लिए कितने पैसे पे किए थे, 3 लाख रुपए, है ना। मैंने 3 लाख रुपए के 80% शेयर खरीदे, और उसी वक्त जो रिमेनिंग 20% थे उसकी मार्केट में कीमत कितनी थी, 60,000 रुपए। इसका मतलब है टोटल कंपनी की कीमत कितनी आ गई, 3,60,000 रुपए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि वैल्यू ऑफ होल कंपनी वो कितनी आ गई, 3,60,000। क्योंकि 3 लाख मैंने दिए और 60,000 बाकी की कीमत थी, तो 3,60,000 पूरी कीमत आ गई। हाउएवर जब मैं ये कंपनी खरीद रहा था शेयर इसके, उस वक्त इसके शेयर की एसेट वर्थ कितनी थी, 1 लाख रुपए के कॉमन स्टॉक थे और 1,90,000 की रिटेन अर्निंग थी, यानी कि टोटल कितनी कीमत थी, 2,90,000। 3,60,000 माइनस 2,90,000, 3,60,000 माइनस 2,90,000। तो मैंने कितनी गुडविल पे की इस केस में, 70,000 रुपए। ठीक है, मैंने कितनी गुडविल पे की, 70,000 रुपए। ये तरीकाकार है जब मैं फेयर वैल्यू का मेथड इस्तेमाल कर रहा हूं। और आपको याद होगा जब मैंने फेयर वैल्यू का मेथड नहीं इस्तेमाल किया था तो गुडविल कितनी आई थी, 68,000। ठीक है, 68,000। जब मैंने फेयर वैल्यू का मेथड इस्तेमाल किया, अब गुडविल कितनी आई है, 70,000। पहला मसला। दूसरा मसला, रिटेन अर्निंग निकालना। देखें रिटेन अर्निंग में दोनों रिटेन अर्निंग से पहली किसकी है, पी की। पी की रिटेन अर्निंग में लफ्ज लिखा हुआ है 500 रुपए या 5 लाख रुपए। इस 5 लाख में वो 20,000 रुपए का प्रॉफिट भी शामिल है जो अनरियलाइज प्रॉफिट है। तो सबसे पहले इस 5 लाख रुपए में से मैंने ये 20 रुपए का प्रॉफिट निकाल दिया, विच इज अनरियलाइज प्रॉफिट। तो पी का प्रॉफिट कितना हो गया, 4,80,000।
और एस का कितना प्रॉफिट है? एस का प्रॉफिट इस वक्त है 1,90,000। 1,90,000 शुरू में था, इस वक्त कितने? 2,40,000। तो 240 माइनस 1,90,000 वही आ गया 50,000। 50,000 का 80% हो गया 40। तो कंसोलिडेटेड की रिटेन अर्निंग कितनी निकल आई? 520। ठीक है, ये मैंने 520 लिख लिया। और आखिरी चीज वो क्या है कि एनसीआई निकालना। आपको याद होगा पहले एनसीआई किस तरीके से निकाला था? पहले एनसीआई निकालने का तरीकेकार था सिंपली 1,00,000 और 2,40,000 को जमा करो, 3,40,000, 3,40,000 का 20% ले लो तो एनसीआई निकल आएगा। अब कैसे निकला? अब उसने कहा कि भाई जिस टाइम तुमने उसको खरीदा था उस वक्त उसका एनसीआई जो था वो 60,000 था। उसके बाद आपने 50 का प्रॉफिट कमाया जिसमें से 80% पेरेंट का है, रिमेनिंग 20% यानी कि 10,000 रुपए किसका है? एनसीआई का, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का। तो इस तरीके से वो कह रहा है जी कि एनसीआई की जो फेयर वैल्यू है वो कितनी हो गई है? 70,000। ठीक है, ये मेरे पास एनसीआई की फेयर वैल्यू आ गई। अब आप देखें क्या हुआ। पीपी मैंने सिंपली जमा कर लिया, ये जो गुडविल है ये मैंने जाहिर सिस्टम से निकाल ली है। इन्वेंट्री के अंदर थोड़ा सा मसला है। देखें इन्वेंट्री के अंदर मसला क्या है। इन्वेंट्री के अंदर मसला बेसिकली ये है यहाँ पे कि पी ने अपनी इन्वेंट्री बेच दी है किसको? एस को। तो चूंकि पी ने अपनी इन्वेंट्री बेच दी है तो पी ने अपनी इन्वेंट्री में से 80 रुपए की इन्वेंट्री निकाल दी है। ठीक है, तो इसके पास 500 रुपए की बच गई। एस के पास अभी, यार ये सवाल में जो लिखा है ना, ये 80,000 की जो बेची है हमने, ये पी पी ने बेची थी ना 80,000 की, है ना? तो वो 80 की निकल गई वहां से। लेकिन ये 80 की अभी तक एस के पास पहुंची नहीं है। ये एस के पास कब पहुंचेगी? जनवरी 2 को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये एस के पास अभी तक नहीं पहुंची। तो हमें करना सिर्फ क्या है? सिर्फ ये करना है कि इन दोनों को जमा करने के बाद 80 को मजीद जमा करना है, इसलिए कि ये अभी तक एस के पास पहुंची नहीं है। और दूसरे लफ्जों में क्या हुआ? दूसरे सेंस में ये हुआ है कि जब पी ने ये सामान बेचा है तो पी ने एनवाइस इशू की है। एनवाइस इशू करने की वजह से क्या हुआ कि पी ने अपने अकाउंट रिसीवेबल में लिख लिया कि ये सामान मैंने बेच दिया, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दिया। इसका मतलब है इस 650 रुपए में वो 100 भी शामिल है ना? अच्छा, अगर फर्ज करें ये सामान एस को मिल गया होता तो एस के अकाउंट रिसीवेबल में भी 100 रुपए लिखा हुआ होता, है ना? जी जी, इस ईयर की है। मैं यही तो कह रहा हूं, अगर वो सामान मिल गया होता, अगर वो सामान मिल गया होता तो फिर इन्होंने जिस तरीके से इन्होंने लिखी एंट्री, जिस तरीके से ये लिखते एंट्री कि जी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, उसी तरीके से एस वाले लिखते कि जी परचेज आ गई है और अकाउंट पेएबल क्रेडिट करते हो, है ना? लेकिन लेकिन अच्छा, अगर फर्ज करें वो ऐसा कर लेते फिर क्या होता? एक कंपनी का अकाउंट रिसीवेबल और दूसरी कंपनी का अकाउंट पेएबल, तो जब आप कंसोलिडेशन करते तो अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल एक दूसरे के साथ कैंसिल करते, ऐसे ही होता, है ना? अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अकाउंट पेएबल में वो फिगर लिखी हुई नहीं है, इसलिए कि सामान अभी तक उनके पास पहुंचा नहीं है। लेकिन अकाउंट रिसीवेबल में वो फिगर लिखी हुई होगी, इसलिए कि ये तो सेल कर चुकी है ना। तो हमें सिर्फ करना क्या है? हमें करना ही है कि हमने इसमें से 100 को माइनस कर लेना है। ठीक है, बस बाकी सारा सवाल सेम है। अल्लाह खैर सला, आपका बैलेंस बराबर हो जाएगा। ये आपका कंसोलिडेशन का मेथड है विद द हेल्प ऑफ नॉन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट फेयर वैल्यू। ठीक है, और दूसरा है एट द रेट ऑफ बुक वैल्यू मेथड या नेट एसेट्स वैल्यू मेथड। ये हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे,
लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना एक दो सवालों की, तो ये इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जी बोले, कुछ कुछ कह रहे थे आप लोग। जी जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ फर्क देखें ये है, आप अगर गौर करें तो फर्क क्या है, फर्क ये है कि जब मैं यहाँ पे गुडविल निकाल रहा था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे गुडविल निकालने का तरीका मेरे ना पास क्या था, कि मैं कहता था कि जितनी जितने पैसे मैंने पे किए ना, 3 लाख, 3 लाख रुपए, उसमें से माइनस कर लेता था कि जितने के मैंने कॉमन स्टॉक, जितने परसेंटेज एक्वायर की है। और वो परसेंटेज किस पे बेस कर रही होती थी, वो परसेंटेज बेस कर रही होती थी एसेट्स की वैल्यू पे। ठीक है। यहाँ पे वो परसेंटेज किस पे बेस कर रही है, यहाँ पे वो परसेंटेज के अंदर फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट शामिल कर दिया गया बस। ठीक है, ये मैंने पूरी रिकॉर्डिंग कर ली है, ये मैं इंशाल्लाह आप अब इस पूरे सवालों को ना, और मैंने कोशिश की है सारी एक्स्ट्रा चीजें इसमें से उड़ा दूं। तो आप जब इसको दोबारा देखेंगे तो आप इंशाल्लाह इस पूरे को समझ जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है अब इसके साथ भी हो जाएगा। उसको मैं चेक करता हूँ गूगल क्लास में, उसको मैं चेक कर लेता हूँ।